ये जो हमारा टेंट वाला है वो अपनी यहाँ पे टेंट लगा रहा था, कुर्सियाँ लगा रहा था, उसको थाने में बुलाकर धमकाना, उसको अंदर करने की धमकी देना और टेंट उखाड़ देना और हमारे लोगों को इधर उधर से धमकियाँ दिलाना और हमारे इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको धमकाना, उनकी छुट्टी कैंसिल करना, ये करना, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य इस योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है। और जो मैं तो ये कहूँगा कि ये न केवल एक अम्बेडकरवादी समाज, बहुजन समाज की बेइज्जती है, बल्कि पूरे देश के नागरिकों की बेइज्जती है, क्योंकि जो परमिशन में है मांगा गया है वो ध्वजारोहण की परमिशन मांगी गई है और जिसके लिए पहले से ही आदेश निहित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी के। तो ध्वजारोहण की परमिशन ना देना तो पूरे देश के लोगों की भी एक बेइज्जती है, एक इंसल्ट है, ना केवल अम्बेडकरवादी समाज की इंसल्ट है। तो इस रवैये के विरुद्ध हमें न्यायोचित कदम उठाने चाहिए, जैसा कि रूपराम जी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मुख्यमंत्री को लाखों की संख्या में हमें लिखने चाहिए लेटर। और मैं बहुजन समाज के सभी आंदोलनकारियों को आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ज़िंदगी में भविष्य में कभी वोट ना दें और इनको पूरा हरवाने की कोशिश करें, चाहे किसी को भी जितवाएं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है इनको तो बिल्कुल हरवाने की कोशिश करें और इनके जो हमारे एमपी और एमएलए हैं उनका घेराव करें यदि वो गांव में आते हैं। भाई हमारे हकों के रिप्रेजेंटेटिव आप हो, हमें हक दिलाने वाले रिप्रेजेंटेटिव हमारे आप हो, तो आप अगर हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको रहने का क्या हक है इसमें। 131 हमारे एमपी हैं, कितने 1100 से ज़्यादा हमारे एमएलए हैं पूरे देश के अंदर, तो कर क्या रहे हैं। एक बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है। मैं सबसे पहले तो मैं रूपराम जी को और उनकी टीम को, कृष्ण स्वरूप जी को और जितने भी हमारे साथी हैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा स्तंभ, इतना अच्छा एक स्मारक यहाँ पे इन्होंने गांव के अंदर बनाया है। और इसमें आज नहीं तो कल यहाँ पे, जैसा कि वाणे साहब ने कहा कि यहाँ पे जमावड़ा लगेगा, हमारा समाज यहाँ पर आएगा और हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ करेंगे। परमिशन लेके भी करेंगे, अगर नहीं परमिशन देंगे तो बिना परमिशन के भी करेंगे, धक्काशाही भी करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। मैडम, आप तो साहब के साथ लंबे समय से रही हैं, तो डीजीपी रहे हैं, आप कल से यहाँ पे हैं जी। क्या फील किया आपने, क्या अनुभव किया? खराब लगा? बहुत खराब लगा मुझे। 70 साल के आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं, अमृत काल में हम चल रहे हैं, लेकिन बहुजनों की आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है। इतना बड़ा एशिया का ये स्तंभ बना है। किसी भी आंदोलन में, जितने भी आप देखिए देश भर में, जाट आंदोलन हुए हैं, कितने भी आंदोलन हुए हैं, किसी में 13 क्रांतिकारी शहीद हुए हैं? नहीं हुए हैं। ये पहला ऐसा स्मारक बना है एशिया का जिसमें हमारे 13 आंदोलन करते हुए क्रांतिकारी शहीद हुए हैं जी। तो मुझे बहुत दुख है। अगर मतलब झंडे के लिए, तिरंगे के लिए तो ये परमिशन दे सकते हैं, और जब हम लोग शहीदों को परमिशन मांगा था, मांगा वही और था, वो है भी है। और शहीदों को अगर हम सम्मानित करना चाहते हैं, जिनके बच्चे कारगिल में और शहीद हुए हैं, अगर उनको हम उनके परिवार को हम सम्मानित करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? उसके लिए भी हमें ये प्रशासन मना करेगा क्या? मोदी जी तो खुद कहते हैं कि आर्मी पे जो हमारे जवान बॉर्डरों पे लड़ते हैं, अगर उनका परिवार यहाँ है, अगर हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या कर रहे हैं? रूपराम जी, तो क्या आप सबको लिखेंगे चिट्ठी? जी, मैं तो लिखूंगा। मैं तो लिखूंगा। आप नहीं ना, पूरा कमेटी है ना। मैं तो सबसे कहता हूँ, पूरी कमेटी, मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ पोस्ट कार्ड भेजें, जो और भी पढ़ें, और लोग भी पढ़ें, पोस्ट कार्ड में भेजें सब लोग। 15-15 पैसे का पोस्ट कार्ड भेजें सबके लिए। जरूर लिखिए सर, सामने आकर के अंतरदेशीय कार्ड ना लिखकर पोस्ट कार्ड जरूर लिखिए। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन, और हम लोग सब दूर दूर से यहाँ आए हैं, दिल्ली में से चलकर आए हैं, नागपुर से आए हैं, कोई यूपी से, बहुत दूर दूर से आए हैं लोग। और यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने कहा कि पूरा टेंट उखड़वा दिया गया है, खाने में टेंट लगा हुआ था वहाँ भी उखड़वा दिया है, और यहाँ का थानेदार, एसडीएम और एसएसपी जी किसी ने मतलब कार्यक्रम होने ही नहीं दिया जी। तो दलितों की आज़ादी पूरी है या आधी है, सोचना आपको है। जरूर पत्र लिखिए प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को जरूर पत्र लिखिए कि ये आज़ादी दलितों की भी आज़ादी है कि किसी और, सिर्फ किसी और के लिए। एक्शन वहाँ पे चालू है। आज फिर बुलडोजर से कहीं परमानेंट और कहीं टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, एडमिन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बट कुछ अफसर ये भी कह रहे हैं कि जो लोग राइटिंग में उस समय शामिल थे, पत्थरबाजी में शामिल थे, उनके कुछ लोगों के उनके भी ये घर हैं। तो कैसे देखते हैं इसको आप? कैसे देखते हैं जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है सर? और काफी 50 के करीब आज भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ तोड़े। ठीक है,
हमारा ख्याल तो ये है कि अगर वो यानी एंक्रोचमेंट था तो समय यही क्यों पसंद किया गया, यानी ये जो बुलडोजर करने का समय जो है ये इसके साथ इसका क्या संबंध है। तावड़ू में हुआ ये ज्यादातर जो बुलडोज किए गए हैं, और वो इसका संबंध ये नूह से क्यों जोड़ा गया। असल में ये सारी चीजें जो है वो प्रशासन दूसरी तरह से ये क्या कहते हैं कि दबाव डालना चाहता है, एक खौफ और हिरास पैदा करना चाहता है। जिस तरह से वहां पर यानी डिटेन किए जा रहे हैं लोगों को, जिस तरह से लोग डर डर के अपने घरों से भागकर कहीं और आश्रय ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो सरकार कर रही है, जो प्रशासन कर रहा है, इससे ऐसा लगता नहीं है कि कोई शांति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ा है, लेकिन ये तो एक दबाव, एक खौफ का माहौल पैदा किया जाता है। इसमें एक सवाल आप पूछिए वहां की हुकूमत से कि जितने घर और झोपड़ियां बुलडोज की गई हैं, क्या वो मुसलमानों के अलावा और किसी की हैं? अगर ये बात सही है तो हुकूमत का निशाना, हुकूमत का इरादा साफ नजर आता है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। एनक्रोचमेंट हटाने का ये तरीका और वो नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई शख्स क्रिमिनल साबित भी हो जाए तो क्या उसका घर गिरा दिया जाएगा? ये कौन सा कानून कहता है? तो इस पर तो मुल्क में बहस भी चल रही है कि क्रिमिनल अगर कोई साबित भी हो जाए, अभी तो जांच हो रही है कौन लोग थे, लेकिन साबित भी हो जाए तो क्या उसका घर बुलडोज कर दिया जाएगा? तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत तरीके पर हमारे मुल्क को ले जाया जा रहा है, और गवर्नमेंट का ये एक्शन कम्युनली और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और मुस्लिम्स को टारगेट करके ये बुलडोजिंग की गई। शफीक मदनी साहब, अभी आपने कहा, और हमेशा जब भी दंगे होते हैं ये कहा जाता है कि ये प्लांट वे में होगा, इसकी प्लानिंग हुई है बाज़ाब्ता। अभी आपने भी कहा कि दंगे देख के लगता है कि प्लांट वे में होगा। उसी तरह जो हिंदू लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके नेता जो बोल रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये प्लांट वे में होगा। आप मुसलमान भी कहते हैं प्लानिंग से हुआ, हिंदू भी कहते हैं प्लानिंग से हुआ, तो प्लानिंग की किसने? वो लोग गिरफ्त में कब आएंगे? साहब, ये देखने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, लेकिन हम जब देखते हैं तो पता चलता है ना, ये जो पूरी यात्रा तो मुसलमानों ने तो नहीं निकाली। ये यात्रा जो निकाली गई है वो जिन लोगों ने निकाली, लेकिन इसके साथ वो अनिष्ट तत्व जो है वो शामिल थे, और उन्होंने जो कुछ चाहा था वो हुआ है। तो असल में यह है कि देखना भी हमको पड़ेगा कि किन हालात में ये हुआ है। प्लानिंग जब हम कहते हैं तो वो मुसलमानों का तो इस तरह का प्लानिंग नहीं था। अगर ये यात्रा निकलती ही नहीं तो क्या मुसलमान कोई प्लानिंग करके कहीं जाकर हमला करने वाले थे? तो ये बात सीधी समझ में आती है कि ये कभी कभी प्लानिंग तो अलग तरह के भी होते हैं। हम तो गुजरात से हैं और 2002 के प्लानिंग सब हमको मालूम है कि क्या हुआ है। इसलिए ये जो बात जब कही जाती है प्लानिंग की, तो इसके पीछे कोई चीज होती है, लेकिन कोई ये कह दे कि भाई ये तो देखना तो पड़ेगा ना कि ये हुआ किस तरह से, संजोग क्या थे, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। वहां से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उन लोगों में एक बड़ी तादाद दिल्ली के मुख्तलिफ मोहल्लों में आकर रह रही है। एक एक घर में 8-8, 10-10 फैमिली आकर रह रही है। डिफरेंट इलाके हैं। क्या आपकी नज़र में ये है उनको आप कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे? आपके पास तो तजुर्बा गुजरात का है, मुजफ्फरनगर का है, आसाम का है, तो आप वहाँ जो तादाद इससे बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये लोग रिफ्यूजी बन गए हैं अपने इसी देश में, दूसरी रियासतों में। तो ये यानी हमारी मालूमात में भी आया है कि ये कुछ हुआ है। दिल्ली की तरफ भी लोग आए हैं और तरफ भी चले गए हैं। बड़ी तादाद है। हाँ, बड़ी तादाद है। और तो खास तौर से ये है कि ये जो पूछना चाहिए कि साहब उसी हालात में आए हैं। जी जी जी, तो क्या कहा गया है? ये भी कहा गया है कि आप अगर 25-30 अपराध का नाम बता देंगे तो आपको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके